हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। मोटा मोटी देखा जाए तो आज से 18 दिन ही शेष बचे हैं। इसीलिए आप सभी के लिए ज्योग्राफी सेक्शन से क्लास 6 to 8 के लिए 10 टेस्टों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। साथ ही आपको हम बताते चले कि यह टेस्ट सीरीज रुक्मणी का वॉल्यूम 2 बुक की सहायता से बनाया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहला टेस्ट का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है। बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सवाल है, बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला है स्टेनली जलाशय तमिलनाडु, बी ऑप्शन में है नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन में है शांति सागर केरल। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना यहाँ पे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, शांति सागर केरल। ठीक है, यहाँ पे शांति सागर केरल में नहीं है, शांति सागर आपका कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात करें हम यहाँ पे, शांति सागर एक झील है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, शांति सागर एक झील है और यह कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सुमेलित है। ठीक है, स्टेनली जलाशय तमिलनाडु में है, ये बिल्कुल सही है। और नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सवाल है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है। सवाल है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है। विजयपुरा, जो बीजापुर कह सकते हैं आप, लद्दाख में या फिर पंचनद में। ठीक है, यह पंचनद है ये। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी की बात करें हम, सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है, चिनाब। ठीक है, चिनाब नदी देखेंगे कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और बात करें हम सिंधु नदी के सहायक नदियों के बारे में तो झेलम है, सुरु है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे तो जास्कर है, चिनाब है, श्योक है, हुंजा है, स्वात है, काबुल है, कुर्रम है, गोमल है, झोब है। बहुत सारे नदी देखेंगे कि सिंधु नदी का आपको सहायक नदी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, लद्दाख इसका सही आंसर है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भारत में जो सिंधु नदी है वो लेह जिले में बहती है। ठीक है, लेह जिला जो है ना वो वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पुराना क्रमांक है ये, इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है। दिल्ली से अटारी, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली और अटारी को जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, NH1 जो है ना आपका, ये दिल्ली से अटारी को जोड़ता है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल बात करें हम वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जो, या फिर सबसे लंबा कह सकते हैं कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 है। ठीक है, NH44 है। इससे पहले आपका क्या था, NH7 था। ठीक है, इसी का नया नामकरण किया गया है NH44। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसमें से एक और करंट न्यूज बता दें हम कि NH2, ठीक है, NH2 जो है आपका, इसका नया नाम, ठीक है, इसका नया नाम रखा गया है NH19। ठीक है, NH19, क्या पता पूछ लिया जाए सवाल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, NH2 का जो नया नाम है वो है NH19। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत जो है ना, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है, पूरे वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं।
सिंपल सा सवाल है आपके लिए कि खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? दमन और द्वीप 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 समूह में, या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, या फिर केरल द्वीप समूह में। तो ध्यान रखिएगा, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, साथ ही आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो मगरमच्छ है ना, ये 4 कक्षीय वाला जीव है। ठीक है, 4 हृदय जो होता है ना, 4 कक्षीय वाला होता है। ठीक है, 4 कक्षीय वाला। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल आ सकता है जीके जीएस वाला सेक्शन में। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान और एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? सवाल है, इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? सेंटिनली, खरवार, गोंड। उपर्युक्त में से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा? तो ध्यान दीजिएगा, सेंटिनली जो जनजाति है ना, सेंटिनली, ठीक है, ये जनजाति आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो सोमपेन जनजाति है ना, ये भी निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है। ठीक है, सोमपेन, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार, सोमपेन। ठीक है, सोमपेन ये भी एक जनजाति है जो कि आपको निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि 2011 में जब हुआ था कि आपका जनगणना, ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार देखेंगे कि पूरे भारत में जो जनजातियों की जो जनसंख्या थी वो पूरे भारत की जो जनसंख्या का था वो लगभग 8.6% के आसपास था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब जनजातियों के बारे में पूछा जाए कि भारत में कितने जनजाति निवास करते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है, तो क्या बताएंगे? 8.6%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किस नाम से जाना जाता है? सवाल है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। तो चलिए यहाँ पे आपको हम कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे ध्यान रखना है क्या? सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, इसके बाद फिर याद रखना है सतलज, सिंधु, सतलज। ठीक है, सतलज के बाद आपको याद रखना है काली। ठीक है, काली के बाद याद रखना है तीस्ता। ठीक है, तीस्ता, और तीस्ता के बाद याद रखना है दिहांग। ये क्रम याद कर लीजिए, कभी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है ना, पहले याद करना है आपको सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। एक दो बार रट जाइए, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। ठीक है, इसको याद करने से क्या फ़ायदा होगा? ये फ़ायदा होगा कि आप देखेंगे कि जो आपका है ना पंजाब हिमालय, तो देखेंगे सिंधु और सतलज, ठीक है, ये सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य में है पंजाब हिमालय। इन दोनों नदियों के बीच में कौन सा देखने को मिलेगा? पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय। ठीक है, बात करें हम सतलज और काली नदियों के मध्य में, तो ये इसके इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा कुमायूं हिमालय, कुमायूं। ठीक है ना, कुमायूं हिमालय। ठीक इसी तरीके से काली और तीस्ता के बीच में देखने को मिलेगा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक है, और तीस्ता और दिहांग के बीच में देखने को मिलेगा असम हिमालय। और ये याद करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि पंजाब, फिर कुमायूं देखेंगे तो उत्तराखंड एरिया वाला ये आसपास में देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद देखेंगे नेपाल का बॉर्डर वगैरह देखने को मिलेगा, उसके बाद असम लास्ट में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर लेंगे कि क्रम क्या है, पंजाब, कुमायूं, नेपाल है थी, नेपाल और असम। ठीक है, तो क्रम याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आपको पता है कि सीरीज क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा असम हिमालय। अब बताइए ज़रा क्या सवाल पूछा था? पूछा ये है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ज़रा,
तीसरा दिहांग कहाँ है? तीसरा दिहांग लास्ट में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? असम हो जाएगा। राइट ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग और इसके बीच में 4 हिमालय देखने को मिलेगा। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल है यहाँ पे, विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? सवाल है, विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सही आंसर है, अच्छा ऑप्शन देख लीजिए, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, उपरोक्त में से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है। तो देखेंगे कि चीन और भारत कहाँ पे है, तो देखेंगे ये आपका एशिया महादेश में, और ऑप्शन में तो है नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, चावल एशिया महादेश का मुख्य उत्पादन फसल भी है और ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला महादेश भी है, ठीक है। और क्रम याद रखना है, तो चावल उत्पादन में चीन सबसे पहला, दूसरे नंबर पर भारत है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई ऑप्शन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान एक चीज़ और भी रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि भारत चावल के उत्पादन में तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन निर्यात के बारे में बात आएगा ना, एक्सपोर्ट के बारे में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तब यहाँ पहले नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। उत्पादन करने में तो दूसरे स्थान पर है, ठीक है, लेकिन बात करें निर्यात करने में, भेजने में, दूसरे देशों को खिलाने में भारत बहुत आगे है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये पहले नंबर पर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही आसान सा सवाल है, ना जाने हमने इसको कई बार आपके लिए करा रखा है, तो आसान हो जाएगा। इसके लिए आपका आंसर क्या होगा बताइए ज़रा, क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। बात करें यहाँ पे कितने लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, तो 17, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, ठीक है। ये वर्ग किलोमीटर समझ में अगर जिनको नहीं आता होगा तो ये समझिए, हम समझा देते हैं, जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए, अगर जो जानते होंगे उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिएगा आप लोग, जिनको नहीं समझ में आता है देख लीजिएगा। जैसे लिखा है ना कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि इस बिंदु से शुरू करते हैं और यहाँ से जाते हैं 1 किलोमीटर, ठीक है, और 1 किलोमीटर नीचे फिर जाएंगे, ठीक है, और फिर 1 किलोमीटर इधर जाइए, ठीक है, और 1 किलोमीटर ये इधर आ जाइएगा, तो देखिएगा 1 किलोमीटर इधर भी रहेगा। तो इसके एरिया में सोचिए, कल्पना कीजिए आप अपने आसपास में कि 1 किलोमीटर दूरी तक कहाँ तक होगा, फिर वहाँ से जाइए, नीचे आइए, फिर जाइए, इस तरीके से बॉक्स बना दीजिए जो बनेगा वर्ग टाइप का, ठीक है। तो ये जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं ना, वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो इस एरिया में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग इसमें रहेंगे? यहाँ पे रहेंगे मात्र 17 लोग। ये कंडीशन किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, यही होता है वर्ग किलोमीटर, ठीक है, कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो औसतन देखा जाए तो सबसे कम हो रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ देखने को मिलेगा आपको? बिहार में, ठीक है। बिहार में यहीं पर देखेंगे कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। कितना? 1106 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। सोचिए कितना आसमान जमीन का फ़र्क है ना, ये ध्यान रखना है। चलें आगे, चलिए आगे है, नेक्स्ट सवाल है, भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? भूटान की सबसे ऊंची जो चोटी है उसे बताना है कि हाइट कितनी है, ठीक है। 8,848 मीटर, ये तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको कभी टिक करेंगे भूल कर भी। 7,534 मीटर, 7,553 मीटर, बताइए ज़रा सही आंसर क्या होगा इसका? तो ध्यान रखिएगा 7,553 मीटर, सही आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल और बन सकता है कि भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ठीक है। हमने हाइट देख लिया कि 7,553 मीटर है, लेकिन पूछा जा सकता है कि भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो याद रखना है, उसका नाम है कुला कांगरी, ठीक है, कुला कांगरी,
ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। बाकी भूटान की राजधानी आपको पता ही होगा, थिम्पू है। ठीक है, चलिए। और ध्यान रखिएगा कि भूटान एक ऐसा देश है ना जहाँ पे 70%, कितना, 70% वनों से घिरा हुआ है ना, है ना, कमाल की बात। सोचिए 70% वनों से घिरा हुआ है। जैसे कि हमारा भारत देखेंगे कितना है, बताइए कमेंट करके कितना है। लेकिन देखेंगे यहाँ पे होना कितना चाहिए भारत में, होना चाहिए 33%। ठीक है ना, लेकिन भारत में इतना नहीं है, इससे कम है। कितना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना है। ठीक है, लेकिन हाँ होना कितना चाहिए भारत में, जो हमारे की जो मानक रखा गया, मानक रूप जो रखा गया कितना % होना चाहिए, वो है 33%। ये हमने बता दिया है। ठीक है, और बात करें भूटान में तो वहाँ पर 70% में वन में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है अरबों तारों, ठीक है, अरबों तारों, धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। अरबों तारे जो हैं, धूल और गैसों के जो बादल हैं, ये सभी युक्त जो हैं विशाल जो प्रणाली बनता है, सिस्टम बनाता है ना। इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, गैलेक्सी, ब्रह्मांड या तारामंडल। ठीक है, इसी क्वेश्चन है। हो सकता है जिनको नहीं पता होगा भारी होगा, जिसके लिए जो जानते हैं उसके लिए आसान सवाल होगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, अरबों तारों, धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, गैलेक्सी, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अच्छा आप लोगों को किन्हीं को पता है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कुल 89 तारामंडल हैं। कितना, 89। ठीक है, और सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखना, आपको रखना है। अब जानते भी होंगे आप लोग कि सौरमंडल जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। सवाल है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, 1984 में, 1990 में, 1930 में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर बता रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1984 में। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कहीं कहीं पूछा जा सकता है या जीके जीएस में सवाल आ सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो कौन सी गैस थी, उस जहरीली गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्या नाम था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। और मिथाइल आइसोसाइनेट क्या जानते हैं, एक कीटनाशक दवा था। ठीक है, एक क्या है, ये कीटनाशक दवा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको मतलब कह सकते हैं कि कीटनाशक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। किसका, मिथाइल आइसोसाइनेट का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तूफानी चालीसा किसको कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है दक्षिण गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को कहते हैं, या फिर उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर के बीच चलने वाली हवाओं को कहते हैं, या फिर जाड़े में चलने वाली बहुत ठंडी हवाओं को कहते हैं। उपर्युक्त में से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा पहला चीज़ कि जब भी तूफानी चालीसा के बारे में आए, ठीक है, ठीक है, 40 आ जाए, 50 आ जाए, 60 आ जाए, तो ध्यान रखिएगा हमेशा इसका आंसर होगा दक्षिण गोलार्ध वाला। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध जब भी होगा तो उसको सीधे हटा दीजिएगा। ठीक है, तो पहले देखा जाए यहाँ पे बी ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे दिया है उत्तरी गोलार्ध, इसको हटा दीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे ए और सी में, तो देखेंगे यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सही आंसर यही होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, तूफानी चालीसा कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, 40 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में। जैसे मैं समझा दूँ थोड़ा सा, अगर ये हमारा विषुवत रेखा है तो कहीं ना कहीं देखेंगे यहाँ पे ये 23 डिग्री होगा, इसी नीचे और देखेंगे तो 40 होगा, और यहाँ से देखेंगे ये 60 मान लेते हैं, तो इसके बीच में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है, तूफानी चालीसा। राइट ना, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सही आंसर बता दिए ना, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन होगा। चलिए आगे है, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना
गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूरोप। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि अगर मान लेते हैं अगर ये हमारा ग्लोब है तो ये नीचे वाला जो ये विषुवत रेखा है ना, इसके नीचे वाला भाग को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि भारत भी हिस्सा है इसका और ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन यूरोप नहीं है। आप कहेंगे सर भारत कैसे हो सकता है? भारत उत्तरी गोलार्ध में, हाँ उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन भारत का जो निर्माण हुआ है ना वो गोंडवाना लाइन से ही हुआ है। पहले ये दक्षिण गोलार्ध में ही था। ठीक है, मैप पर आप देखेंगे ध्यान से तो कहीं ना कहीं लगेगा कि भारत जो है ना इससे निकल करके ये यहाँ जा करके जो अभी 33 सागर जो था कभी, जहाँ भी हिमालय पर्वतमाला देख रहे हैं वहाँ उससे पहले वहाँ पे 33 सागर था, तो ये जा करके वहाँ से टकराने से ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट फिर मैं कहीं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपका यहाँ पे ये भारत जो है सो निकल करके आया था, फिर चला गया कहाँ पे? ये उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, था लेकिन पहले दक्षिणी गोलार्ध में ही। ठीक है, तो नीचे वाला के हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। ठीक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया देखेंगे अभी भी कहीं कहाँ पे है? गोंडवाना लैंड में ही है। जबकि यूरोप कहाँ पे देखने को मिलेगा? यहाँ पे, और ये पहले भी वहीं था और अभी भी वहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ज़रा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, और यूरोप जो है वो कभी भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं रहा था। ठीक है, बाकी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कभी कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन कौन है, तो ध्यान रखिएगा भारत था, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सभी देखेंगे, इसी सभी का भूमि जो है वो गोंडवाना लैंड में शामिल था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं सुमेलित है? ठीक है, सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला पुलिकाट झील तमिलनाडु में दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। चिल्का झील उड़ीसा में, ये भी सही है। वुलर झील राजस्थान में है, तो ये गलत है। ठीक है, वुलर झील कहाँ है? वुलर झील है आपका, वुलर झील आपको देखने को मिलेगा कश्मीर में। ठीक है ना, कश्मीर में। तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन कौन सा है? एक तो ए है और एक तो बी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, बात करें राजस्थान में तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा? यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको सांभर झील, राजस्थान में सांभर झील। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा बताइए बताइए तो ज़रा कि ये लोनार झील कहाँ पे है? एक ये बताइए कि लोनार झील कहाँ है, और एक बता दीजिए मुझे कोलेरू झील ये कहाँ पे है? ठीक है, और एक और बता दीजिए मुझे खुरपताल। ठीक है, खुरपाताल, खुरपाताल ऐसा होगा, खुरपाताल। हाँ, ये तीन बताइए अब कहाँ पे है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? मिल्पा, पामलोऊ, दीपा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दीपा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, अगर मिल्पा का पूछा जाए तो मैक्सिको याद रखिएगा आप। ठीक है, कहाँ पे? मैक्सिको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ल्ड, दो जगह वर्ल्ड हो गया है। ठीक है, अच्छा दो ही जगह वर्ल्ड होगा, किस वर्ल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है? निम्नलिखित में से किस वर्ल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है? हाथी, गैंडा, विशालकाय, पांडा। ये सुने होंगे आप, WWF वही है ये। ठीक है ना, जो WWF होता है ना, इसकी जो स्थापना कब की गई थी? 1961 में। ठीक है, और कहाँ पे की गई थी? ये है स्विट्ज़रलैंड में, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो लोगो है ना, लोगो, तो इस लोगो में पूछा जा रहा है कि किसको दर्शाया गया है? हाथी को, गैंडा को, या फिर विशालकाय पांडा को? यह सवाल है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विशालकाय पांडा, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा कि WWF के जो लोगो है ना, जिसके स्थापना 1961 में हुआ है, ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो उसके लोगो में विशालकाय पांडा को दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए बस इतना ही आपको याद रखना है यहाँ पे। अगला है, सवाल है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में, अफ्रीका में, या फिर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चीन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा गोबी मरुस्थल चीन में स्थित है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि गोबी मरुस्थल जो है ये आपका मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि एशिया का ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। ठीक है, और ये चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। ठीक है, बाकी तो जानते ही हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? लंदन, पेरिस, रोम? ध्यान रखिएगा, सीन नदी पेरिस नगर से होकर बहती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीन नदी पेरिस नगर से होकर के बहती हैं। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लें कि लंदन के बारे में, तो लंदन देखेंगे आप कि ये थेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन सा नदी? थेम्स। ठीक है, थेम्स नदी के किनारे स्थित है। जबकि रोम देखेंगे कि आपका टाइबर नदी, हाँ ठीक है, टाइबर नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, टाइबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है। सवाल है, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है कौन है? भारत है, बांग्लादेश है, या फिर स्कॉटलैंड है? ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में कच्चे पटसन का जो प्रमुख उत्पादक है वो है भारत। ठीक है, भारत के बाद बांग्लादेश, फिर चीन, इस सब का नंबर आता है। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत। ठीक है, और बात करें भारत के बारे में कि भारत में प्रथम जूट मिल कहाँ खोला गया था? तो ध्यान रखना है 1855 में। ठीक है, और कहाँ खोला गया था? तो ये भी याद रखिएगा, रिसरा में। कई बार एग्जाम में पूछा गया, BPSC TRE 2.0 में शायद ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1855 में रिसरा में खोला गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? ठीक है, लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, इस पॉइंट को गौर कीजिएगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा? आसान सा सवाल है कि भारतीय राज्यों में देखा जाए तो बिहार में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम बात करें कि लौह अयस्क के लिए कौन कौन से राज्य महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है, थोड़ा बहुत गोवा में देख सकते हैं आप, आंध्र प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। ठीक है, तो इन सब राज्यों के नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और भारत में लौह अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हैं जो देखने को मिलता है, एक तो हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट। ठीक है, दो याद रखिएगा, एक हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट, ये भारत में लौह अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, अंटार्कटिका, हिमालय? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? तो ध्यान रखना है, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बात करें हम दक्षिण गंगोत्री को कब स्थापित किया गया था, तो ये 1983-84 में। ठीक है, कब? 1983-84 में स्थापित किया गया था। इसके अलावे दो और भी यहाँ पे स्थापित किए गए थे। एक का दूसरा का नाम था, पहला तो ये हो गया आपका दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है आपका मैत्री,
और तीसरा है आपका भारती। ठीक है, क्या है? भारती। ठीक है, इन लोग का डेट याद कर लीजिए। आपका जो मैत्री है 1989 का है, मतलब कि 1989 में स्थापित किया गया था, और भारती 2012 में। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे याद रख सकते हैं कि दक्षिण गंगोत्री के बारे में सवाल ये भी आता रहता है कि कौन सा इसमें से कौन सा वर्क नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण गंगोत्री अभी बिल्कुल ये काम करना बंद कर दिया है, ये ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है, अमेजन है, मिसिसिपी है? आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा सही आंसर? अमेजन नदी। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। ठीक है, बाकी नील नदी के बारे में बात करें तो ये पूरे विश्व का सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और ये मिस्र की नील नदी जो है वो नदी जो है वो कह सकते हैं कि ये सबसे लंबी नदी है, और ये मिस्र में देखने को ज़्यादा मिलता है। इसका जो अफवाह क्षेत्र है ज़्यादा मिस्र में देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी बात करें हम ये मिसिसिपी के बारे में, तो ये आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिसिसिपी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? हरियाणा में, पंजाब में, या उत्तर प्रदेश में? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी बात करें, पंजाब में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में, अंकलेश्वर गुजरात में, या नौगांव गुजरात में? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया गया कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि भारत में देखेंगे कि सबसे पुराना जो तेल भंडार था वो डिगबोई था, है ना? डिगबोई तेल शोधक कारखाना, जो कि एशिया का भी सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना था। ठीक है, बात करें हम डिगबोई तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब की गई थी? तो 1901 में। ठीक है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? डिगबोई तेल शोधक कारखाना, इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये पूरा एशिया का भी सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना भी है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिगबोई वैसे है कहाँ? असम में, है ना? चलिए आगे है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? फ्रांस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे ई ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, क्योंकि देखेंगे कि चीन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। ठीक है, तो यहाँ पे ई आंसर सही होगा। ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है यहाँ पे, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है, भारत में है, या फिर मिस्र में है? सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखना है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पूर्व मानसून से, बंगाल की खाड़ी से हुए उठे तूफान से, या फिर दक्षिण पूर्व मानसून से, या फिर उपर्युक्त में से एक अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा मुख्यतः लौटते मानसून या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। दो में से कोई ऑप्शन दिखे, या तो लौटता हुआ मानसून दिखे, या तो उत्तर पूर्वी मानसून दिखे। दोनों में से कोई दिखे तो दोनों टिक करेंगे, अर्थात उपयुक्त में से अधिक टिक करेंगे, या फिर दोनों में से कोई एक ऑप्शन है तो उसी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ पहला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे उत्तर पूर्व मानसून, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, एक और ऑप्शन मान लिया दिया रहता लौटता हुआ मानसून, तो वो भी सही आंसर होता, और फिर हम लोग डी आंसर को टिक करते हैं। ठीक है ना?
चलिए आगे देखते हैं। सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, ठीक है, मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर, सिक्किम में, गोवा में या हरियाणा में। दिए गए राज्यों से बताना है कि सबसे कम जो कुल वन क्षेत्र है न्यूनतम कहाँ पे है, सिक्किम में है, गोवा में या हरियाणा में है। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा में कुल वन क्षेत्र देखेंगे तो मात्र 3.62% है। कितना? 3.62% है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। उत्तर से दक्षिण, ठीक है, आपको मतलब कि उत्तर से दक्षिण जाना है, कि आपको हिमालय से शुरू करके आपको तमिलनाडु की तरफ जाना है, ठीक है। तो बताना है यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा। तो देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों जो क्रम है, सबसे पहले देखने को मिलेगा महादेव की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये पहले नंबर पर है। इसके बाद देखने को मिलेगा आपको सतपुड़ा की श्रेणियाँ, उसके बाद फिर सह्याद्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही क्रम है वो है आपका 1 3 2, 1 3 2, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए, ये सभी का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपका एटलस से या फिर कह सकते हैं मैप से अगर ये सब चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोशिश करनी है कि हर एक चीज़ का मैप देखिए। जितना देखेंगे उतना आसान होता चला जाएगा चीज़ें, ठीक है। क्योंकि मैप में जो होता है ना, दिमाग में कुछ समय तक रहती हैं, और सिर्फ अगर ये पढ़ते हैं आप, रट्टा विद्या मारते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए वो मेमोरी काम करती हैं, ठीक है। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि कोशिश करें, कुछ ही पढ़ते हैं ना तो मैप से पढ़ा कीजिए, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम मैप से क्यों नहीं करवाते। तो देखिए, बहुत कोशिश मैं करता हूँ कि मैप से करूँ, लेकिन इतना बड़ा भी मेरे पास संसाधन नहीं है, या फिर मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। आप लोग की दुआ से कभी ना कभी बड़ा यूट्यूबर बनूँगा मैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास संसाधन की कमी है। मैं तो चाहता हूँ कि वो चीज़ दूँ मैं जो कि एक पेड कोर्सेज में भी नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकता हूँ, मेरी मजबूरी है, मेरे पास संसाधन की कमी है जो कि मैंने नहीं दे पाता हूँ। बट कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। सवाल है, जनगणना 2001 के अनुसार, ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। अच्छा, सवाल थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 2011 कर लीजिएगा, ठीक है, ये 2011 है ना कि 2001, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। पहले नंबर पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, जबकि महाराष्ट्र आपका दूसरे नंबर पर है, ठीक है। और बात करें हम बिहार के बारे में तो तीसरे स्थान पर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। करंट अफेयर का सवाल है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या केरल में। तो याद रखना है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो देखेंगे कि यहीं पे ये स्थापित किया जा रहा है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। सवाल है NW, ठीक है, नेशनल वाटरवे संख्या 1, ठीक है क्या है ये? सादिया से धुबरी तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, या फिर कोटापुरम से लेकर कोल्लम तक। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राज्य जलमार्ग जो है आपका 1, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बात करें हम इलाहाबाद से हल्दिया तो बता दिया हमने, और सादिया से धुबरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है हमने, ये आपका NW1 हो जाएगा ना, 1 तो
इलाहाबाद से हल्दिया तक का है, ठीक है, ये याद रखना है। और कोल्लम से कोटापुरम के बारे में बात करें, कोल्लम से कोट्याम, ठीक है, कोट्याम होगा ये, तो ध्यान रखिएगा NW3, ठीक है, और ये है 1W1, NW1, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 क्या है, तो ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, 3500 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर या फिर 6100 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, भारत की मुख्य भूमि की तल जो रेखा की जो कुल लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। बाकी बात करें हम भारत की कुल तटीय रेखा, ठीक है, द्वीपों सहित, जो द्वीप है ना, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दमन द्वीप है, तो ये सब जोड़ लेंगे आप, तो कुल मिला के हो जाएगा आपका 7516.5 किलोमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और बात करें भारत की पूरे स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा का सिर्फ लंबाई, तो वो है 15,200 किलोमीटर। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कुल लंबाई की निकल जाएगा आपका 22,710.5 किलोमीटर, ठीक है, तटरेखा और स्थल रेखा सब मिला करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है यहाँ पे, भारत का वह कौन सा राज्य है जिनका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। सवाल है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल का वन आच्छादित है, अर्थात सबसे ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। बात करें सबसे कम के बारे में, ठीक है, सॉरी, मतलब बात करें हम प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज के बारे में कि सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो वो होगा मिजोरम, ठीक है। अगर सिंपल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसके पास है, सर्वाधिक मात्रा में किसके पास है, तो मध्य प्रदेश होगा। बस परसेंटेज में पूछा जाए कि प्रतिशत में वनों का जो प्रतिशत है सबसे अधिक किस राज्य में है, तो मिजोरम आंसर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी बात करें हम सबसे कम प्रतिशत में है, तो सबसे कम किसके पास है, तो है हरियाणा का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी, वाराणसी, कराची, इलाहाबाद। तो ध्यान रखिएगा, पहला डाक टिकट कराची से जारी किया गया था, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, कब की गई थी, तो याद रखना है जुलाई 1852 ईस्वी में सिंध में प्रथम डाक टिकट जारी की गई थी, ठीक है, 1852 में, जुलाई 1852 में मतलब, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की खालिस्तान स्थापना कब की गई, 1841 में, 1851 ईस्वी में या फिर 1941 ईस्वी में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना बताना है आपको कब की गई थी। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, 1851 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, ठीक है। कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है। नेक्स्ट है, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित हैं। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। सही आंसर हो जाएगा तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है, कोलोरेडो नदी में या कांगो नदी में या फिर नील नदी में। तो ध्यान रखिएगा, ग्रैंड कैनियन जो कोलोरेडो नदी में स्थित है, ठीक है, कोलोरेडो नदी में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये यूएसए में स्थित है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, आटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है या फिर मंगोलिया में है। ध्यान रखिएगा, आटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। आटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये मरुस्थल जो है ये शुष्क पठार है ये। नेक्स्ट है,
और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है भील, गौंड या संथाल। सही आंसर हो जाएगा भील। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भील है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 MCQ। अगर टेस्ट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं ठीक इसी तरह का नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।